सो हेलो वेलकम स्टूडेंट। जैसा आप सबको पता है कि कोडरमा मॉडल पेपर आया हुआ है, सेट 1 सेट 2 सेट 3। मैंने आपको सेट 1 सेट 2 बता दिया था। हम बात करते हैं सेट 3 की। सेट 3 अच्छा है, इसमें क्वेश्चन अच्छे हैं, है ना, और इसमें मिस्टेक भी बहुत कम है। तो अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को जरूर करना। मैं कहता हूँ एटलीस्ट आपको इसके ऑब्जेक्टिव ना जरूर पढ़ लेना ना, मतलब फ्रेंकली कर रहा हूँ, इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हो, अच्छा ऑब्जेक्टिव है ना, ठीक ठाक अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं। कुछ क्वेश्चन वे रिपीटेड है जो आप पहले पढ़ते हैं, और कुछ क्वेश्चन आप पर आपको नए भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 35 क्वेश्चन लिखता है, थ्री कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी सी आर एडेड इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन। कहा है कि सबको हमने सीरीज में लगा दिया है, तो कहता है बताओ उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। मतलब हमने श्रृंखला में लगाया है, तीन संधारित्र को लगाया, तो कहता है उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी होगी, धारिता कितनी होगी। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कितना होता है सीरीज में, है ना। हाँ, सीरीज में पूछा है तो सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हो जाएगा सी, है ना, तीनों की वैल्यू सेम है सी, और डिवाइड बाय कितने रेजिस्टेंस, कितने कैपेसिटर लगे हैं यहाँ पर, तीन लगे हुए हैं ना, कितने लगे हैं, तीन लगे हैं, तो सी बाई 3 कर लेंगे। ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका सी हो जाएगा करेक्ट। बात समझ आ गया, यानी ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा सी नंबर। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। लिखता है, इफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कह रहा है अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो, है ना, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखोगे, तो कहता है उस पर नेट यानी कुल उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, विद्युत बल कितना लगेगा। तो उसने कह दिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जब भी मैंने कहा था कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, फोर्स हमेशा जीरो रहेगा, टॉर्क जीरो नहीं होगा, है ना, आघूर्ण जीरो नहीं होगा, ओनली बल जीरो होगा, यानी ओनली फोर्स जीरो होगा, और वो हमेशा रहेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका करेक्ट, है ना। तो टू का हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका, टू का हो गया करेक्ट आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका यहाँ से करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। लिखता है द डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ई नॉट। अब देखो थोड़ा ध्यान देना ना, यहाँ पर एक्चुअली वो ई नॉट नहीं है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। एक्चुअली वो पूछना चाह रहा है हमसे, इसको करेक्ट लेना, वो हमसे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछा जा रहा है ना। तो बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना, पूछा जाए इसका डायमेंशन क्या होगा। डायमेंशन पता है तो लिख सकते हो, नहीं पता है तो आप चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, है ना। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे मैं बताता हूँ आपको, वह देख लेना, फॉर्मूला होता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q1 यानी Q1 Q2, है ना, डिवाइड बाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो चाहो तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई, ठीक है, इंटू एफ हो जाएगा यहाँ पर, ऊपर क्यू क्यू, है ना, दो क्यू हो जाएंगे ऊपर, Q1 Q2 की वैल्यू Q1 Q लिख लो, डिवाइड बाय हो जाएगा आर स्क्वायर। अब क्या करते हैं, हम सबका डायमेंशन रख लेते हैं। क्यू क्यू हो गया, दो चार्ज है Q1 Q2, ठीक है, तो दोनों चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, चार्ज का डायमेंशन होता है 80। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 80 का स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया आपका 80 का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, डिवाइड बाय, देखो इसका तो कुछ होगा नहीं, 4 पाई तो कांस्टेंट होता है डायमेंशन फोर्स का, और फोर्स का जाता है आपका ML T-2। ठीक है, ML T-2 होता है फोर्स का, मैंने कहा था याद रखना, और डिस्टेंस का स्क्वायर है यानी एल का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, रख के सॉल्व करना, तो आई थिंक ये वैल्यू पूरी सॉल्व करने पर आ जाएगा M-1, एल की वैल्यू पर हो जाएगी L-3। ठीक है, टी ऊपर जाके हो जाएगा टोटल 4, और ए हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा आपका डायमेंशन, याद रख सकते हैं, नहीं तो आप एग्जाम में कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे मैंने अभी कैलकुलेट करा दिया। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ से 1, बी नंबर हो जाएगा सही। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन पर हम 4 की तरफ। लिखता है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायप्लोमेंट, है ना, कह रहा है इलेक्ट्रिक डायप्लोमेंट का बताओ एसआई यूनिट क्या होता है। तो डायप्लोमेंट का हम लोग कैसे हम करते हैं, चार्ज इंटू डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर लो, तो चार्ज का क्या होता है मैंने बताया था कुलम, है ना, और डिस्टेंस का होता है मीटर, तो क्या हो जाएगा कुलम मीटर हो जाएगा इसका डायमेंशन, इसका हो जाएगा यूनिट। तो क्या हो जाएगा कुलम मीटर, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ से सी करेक्ट। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, है ना। क्वेश्चन 5 कह रहा है हमसे, पढ़ना अच्छे से। लिखता है विच ऑफ द फ्लोइंग ब्लॉक बाय कैपेसिटर, कैपेसिटर किस करंट को ब्लॉक कर देता है। देखो ब्लॉक कर रहा है ना, मतलब वो अगर देखो सिंपल दिख रहा है, ब्लॉक ब्लॉक करने का मतलब कह रहा है कि वो धारा को ब्लॉक कर रहा है, करंट को ब्लॉक करेगा। अगर दैट मीन्स करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। करंट कब फ्लो नहीं होता है, जब रेजिस्टेंस बहुत हाई हो, है ना। तो रेजिस्टेंस बहुत हाई हो, देखते हैं, तुम्हें पता है कि रेजिस्टेंस बहुत हाई होनी चाहिए, तो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस को कैसे डिनोट कर देते हैं, एक्स इक्वल टू 1/2 पाई एफ इंटू सी। ये एक्सी की वैल्यू कब हो जाएगी इन्फानाइट, जब फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाए, है ना, जब फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाएगा तो उसमें एक्सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फानाइट हो जाएगी, यानी बहुत ज्यादा हो जाएगी, और करंट आपका जीरो हो जाएगा। यानी जैसे ही, यानी ये किसको ब्लॉक कर रहा है, और ये फ्रीक्वेंसी जीरो किसकी होती है, डीसी की। यानी जैसे ही अगर डीसी करंट फ्लो करेगा तो डीसी करंट को फ्लो होने नहीं देता है, उसको ब्लॉक कर देता है। ठीक, तो यानी ये किसको ब्लॉक कर देगा, आपको डीसी करंट को कर देगा ब्लॉक। ठीक है, ये किसको ब्लॉक करता है याद रखना, डीसी क्लॉक को, डीसी करंट को ब्लॉक करता है कौन, कैपेसिटर कर देता है ब्लॉक। ठीक, बात समझ जाएगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है, इसको आप सॉल्व करना, है ना, इसका मुझे आंसर बताना कमेंट करके कि आपका आंसर आया कि नहीं, नहीं तो इसको हम सॉल्व करा देंगे। लिखता था अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन -6 माइक्रोकुलम एंड 4 माइक्रोकुलम
फ्रॉम 6 सेंटीमीटर टू 18 सेंटीमीटर, है ना। तो क्या करना, देखो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब इसे ध्यान देना, जब मैंने आपको बताया था पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए, तो मैंने कहा था कि हमेशा को चार्ज विद साइन पुट करना, है ना। जब भी निकालो तो चार्ज को विद साइन पुट करना, ठीक है। तो करेंगे हम, पहले निकालते हैं फाइनल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो के हो जाएगा Q1 कितना हो जाएगा -6 माइक्रोकुलम, तो 10⁻⁻12, ठीक है। और एक चार्ज कितना है, इसको हो जाएगा हमारा 4 माइक्रोकुलम यानी 10⁻⁻12, ठीक है। डिवाइड बाय आर होता है ना, तो आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, उसने कहा फाइनल फाइनल हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, चेंज करना है, ये आ जाएगा 0.18, कितना हो जाएगा 0.18 हो जाएगा, ठीक। के की इनपुट को ये हो जाएगा फाइनल, ठीक है। ऐसे आप क्या निकालोगे, ऐसे आप निकालो इसका माइनस कर लोगे आप इसका इनिशियल का, तो इनिशियल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा वही के इंटू -6 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻12, ठीक। और डिवाइड बाय पहले डिस्टेंस कितना था 6 सेंटीमीटर, पहले करना ही हो जाएगा 0.06 मीटर में, ठीक है। सॉल्व करोगे पूरी वैल्यू आपकी 2.4 जूल आती है ना। सबकी वैल्यू पुट करना 2.4 जूल आएगा। आएगा तो जिसका आएगा तो कमेंट मुझे बता देना, हाँ सर सर अभी आया है ना। इसको आराम से वीडियो के बाद सॉल्व करके देखना 2.4 जूल आता है कि नहीं आता है। अगर जिसका आ जाए तो बोला सर हाँ आ गया, और जिसका नहीं आया है ना, वो जाके टेलीग्राम ग्रुप में बता देना सर मेरा नहीं आया पाता, वहां पर आपको मैं इसका सोल्यूशन लिख के भेज दूंगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। लिखता है एन इलेक्ट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, द एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन, कितना एनर्जी उसे मिल जाएगा, है ना। तो हम उसे कितनी एनर्जी दे रहे हैं, तो उसने कहा है हमसे 1 वोल्ट की एनर्जी देनी है, ठीक है। तो कहता है उसकी जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना, एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इंटू वी, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा चार्ज हो जाएगा, और पोटेंशियल कितना हो गया 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। -19 कितना हो जाएगा जूल हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, या यहाँ से करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बात समझ जाए, कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन को मुझे अगर एक्सलेट कराना है 1 वोल्ट के पोटेंशियल से, यानी 1 वोल्ट के विभव से तो अगर से त्वरित करना है तो मुझे कितना चाहिए, इतनी एनर्जी चाहिए होगी, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 तो आपका वही रटा क्वेश्चन आ रहा है बार बार से, है ना। इसकी मैंने कहा याद रखना, कहीं पूछा कि 1 एम्पियर में कितने 1 एम्पियर करंट में कितने चार्ज फ्लो हो जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी होता है ना। इसको मैं नहीं करा रहा हूँ, इसको मैंने लास्ट ईयर आई थिंक सेट 2 में भी ये क्वेश्चन दिया था, और शर्मा वर्मा सब में ये क्वेश्चन दिया, कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपके लिए टाइम बहुत कीमती है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। लिखता है किर्चॉफ का फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, ठीक है। याद करो किर्चॉफ का फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ किस पे था, फर्स्ट लॉ होता है तो बोलते हैं जंक्शन लॉ, और सेकंड लॉ क्या हम लोग बोलते हैं लूप लॉ, है ना। तो फर्स्ट लॉ होता है जंक्शन लॉ, जिसमें क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और जो सेकंड लॉ होता है इसको लोग बोलते हैं लूप लॉ, जिसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ से पहला हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रेस्पेक्टिवली, ऑप्शन में बी हो जाएगा करेक्ट, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, और ये ऐसा नहीं कि ये आपके जो आपका कोटवा मॉडल पेपर में दिया है तो अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया, नहीं, ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, मैं नहीं पूछता हूँ, हम है ना। हर वर्मा गेस शर्मा गेस में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन जो मेरा टेस्ट लोगे तो मैं भी ये क्वेश्चन पूछता हूँ, मैंने आपको पहले कहा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सर ये जो आपका जो प्रोजेक्ट ट्रेल आया है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है, नहीं, एकदम डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है। आपको वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपने पढ़ा है ना। नया कुछ आपको यहाँ देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो लोग गेस वगैरह बहुत कुछ खास नहीं होता है, बस कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, बाकी सब आपको आता है। अब मैं कहता हूँ हमारे स्टूडेंट के मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, देख लेना। बताओ अगला क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। लिखता है ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, है ना। कहता है ओम्स लॉ वैलिड कब था, तो ओम्स लॉ के मैंने बताया था क्या कि ओम्स लॉ के कुछ कुछ कंडीशंस है। पहला कंडीशन क्या था, एक तो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, दूसरा मैंने कहा था कि ये किसके लिए वैलिड है, कंडक्टर के लिए वैलिड है, यानी एक मेटल के लिए वैलिड है ना, कंडक्टर के लिए, और एक टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो कहा था कि कब वैलिड होगा, तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर कंडक्टर क्या होनी चाहिए, यानी उस धातु का जो आपका यानी उस चालक का जो तापमान है वो कांस्टेंट होना चाहिए, नियत होना चाहिए, तभी ये वैलिड रहेगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ तक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन में आता है हमारा द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर एक बहुत बड़ा ऐसा करंट फ्लो कर रहा है तो इस पे आर डिस्टेंस पर, है ना, करंट आई फ्लो कर रहा है, तो आर डिस्टेंस पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, सबको पता होगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ठीक। डी लिख लेते हैं, डी डिटेल लिख लेते हैं, 2 पाई डी हो जाएगा। जो मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे डिपेंड कर रहा है हमारा डी पे इनवर्सली, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिपेंड कर रहा है डी पे इनवर्सली, तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो आपका होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द। देखो अब इन्होंने गलती कर दी फिर से, है ना। मैं कहता हूँ कि मुझे यही थोड़ा सा कभी उत्साह आता है कि कम से कम पेपर ढंग से देख के करो, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, डिस्टेंस नीचे लिख दिया है ना। तो ये एक ही सेंटेंस है पूरा, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस होता है,
याद रहेगा अच्छे तरीके से। चलो बात करते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करता है। लिखता है एम्पियर सर्किट लॉ स्टेट दैट लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, अब देखो जिसको ये फॉर्मूला पता है उसके लिए बड़ा इजी काम है। तो एम्पियर सर्किट लॉ क्या था, है ना, क्लोज बी डॉट डी एल, है ना, इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। ठीक, अब देखो ये कौन सा इंटीग्रल है देख लो। तो बी डॉट क्या लिखा दिया आपने, डीएल, है ना, डीएल क्या हो गया, स्मॉल लेंथ, मतलब ये कौन सा इंटीग्रल है, आपका लाइन इंटीग्रल है ना, इसको लोग बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। बाकी जिसको बड़ा से अगर वो डेफिनेशन याद होगा तो उनको भी पता होगा कि ये लाइन इंटीग्रल ही होता है, सरफेस या वॉल्यूम इंटीग्रल नहीं होता है। ठीक है, आपके क्वेश्चन में 13 अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छा लिखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत, मतलब है ना, ये मुझे क्वेश्चन ये मेरी आंखों से निकल के, है ना, ये क्वेश्चन मेरी आंखों से निकल गया, और शर्मा वर्मा दोनों के नाक के नीचे से ये क्वेश्चन निकल चुका है, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई वाले बहुत पूछते हैं। कहता है बताओ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एल बाई आर किसके इक्वल होगा, है ना, एल बाई आर का जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन फॉर्मूला होगा, वो किसके इक्वल होगा, फ्रीक्वेंसी, टाइम, लेंथ या नन ऑफ दिस, मतलब आवृत्ति, समय या लंबाई, किसके, इसका विमा किसके बराबर होता है एल बाई आर का। देखो जिन्होंने पढ़ा होगा तो उनको पता होगा, नहीं तो मैं सब बताता हूँ क्या करना। देखो हमें पता है कि एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई, है ना, एफ इंटू एल। ठीक है, ये पता है हम सभी को। चलो, और हमें पता है, अच्छा एक्सएल का क्या होता है यूनिट, एक्सएल का यूनिट होता है हमारा ओम। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं एल इक्वल टू एक्सएल बाई 2 पाई एफ। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 पाई एफ। ठीक, हमसे पूछा है एल बाई आर। ठीक है, तो एल बाई आर का लिख लोगे, एक्स एल, है ना, छोटा एल है, बड़ा एल मत लिखना, एक्सएल डिवाइड बाई 2 पाई एफ इंटू नीचे आर लिख लोगे। अब देखो एक चीज यहाँ ध्यान देना कि ये जो एक्सएल और आर दोनों का यूनिट क्या होता है, ओम ओम होता है, ओम ओम कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास बच जाएगा, मतलब सिर्फ यूनिट की बात कर रहे हैं, तो दोनों का यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट ओम होता है। ठीक है, आर का यूनिट भी क्या होता है, ओम होता है, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, पर सेकेंड। ठीक है, तो ये देखो कौन किसको मार देगा यहाँ पर देख लो, तो मारने वाला कौन है, ओम ने ओम को खा जाएगा, मार देगा, बच जाएगा ओनली 1/सेकेंड, है ना, यूनिट बात कर रहा हूँ इसका सिर्फ यूनिट। तो 1/सेकेंड, है ना, 1/सेकेंड कह सकते हो, ऊपर जाके बन जाएगा सेकेंड। अब बताओ सेकेंड किसका यूनिट होता है, टाइम का, यानी एल बाई आर का जो यूनिट होगा वो भी क्या होगा, सेकेंड होगा। तो यानी दोनों का यूनिट सेम है तो दोनों का डायमेंशन भी सेम होना चाहिए, यानी तो एल बाई आर का डायमेंशन किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा समय के इक्वल आ जाएगा, ऑप्शन में बी, है ना, याद रखना। इसको लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं, है ना, एल बाई आर को। ठीक है, बोर्ड में आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना इसके बारे में, लेकिन क्वेश्चन को रखना, अच्छा क्वेश्चन इसमें। ठीक है, एल बाई आर जब भी पूछा जाएगा तो इसका डायमेंशन क्या होता है, टाइम के इक्वल होता है डायमेंशन। ठीक है, आते क्वेश्चन में 14 की तरफ लिखता है एनर्जी डिसिपेटेड इन द एलसीआर सर्किट, है ना, तो मैंने बताया था कि एलसीआर सर्किट में एनर्जी कौन बर्बाद करता है ना, डिसिपेटेड मतलब होता है बर्बाद करना। तो मैंने कहा था एनर्जी बर्बाद एक ही आदमी है जो हमेशा बर्बाद करता है, वो कौन होता है, हमारा रेजिस्टेंस, है ना, तो सबसे खराब क्या होता है हमारे लिए, रेजिस्टेंस। हम इसे बचना चाहते हैं क्योंकि यही हमारा एनर्जी को लॉस करता है, बर्बाद करता है। तो ये भी क्वेश्चन पॉइंट था, पहले ही बताया क्वेश्चन, नया कुछ क्वेश्चन नहीं इसमें। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, है ना, लिखता है द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स यूनिट क्या होता है, वेबर। बच्चों को पता है क्या होता है, वेबर होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा था ना इसलिए। फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट पावर फैक्टर बताओ कितना होता है प्योर रेसिस्टिव सर्किट के लिए। तो देखो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर फैक्टर लिखते हैं ना, इसका फॉर्मूला होता है cos फाई। फाई होता है फेज डिफरेंस, यानी इसको होता है कलांतर किसके बीच का, करंट एंड वोल्टेज के बीच का। अब कैपेसिटर्स में क्या होता है, कैपेसिटर में इसी फाई के लिए कितनी होती है, दोनों के बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, पाई/2 का होता है। और cos पाई/2 के लिए कितनी हो जाएगी, cos पाई/2 लिख लोगे, तो cos पाई/2 कितना हो जाता है, 0। तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, इसके लिए वैल्यू 0 होती है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंडक्टर के लिए और कैपेसिटर के लिए 0 होता है, क्योंकि यही तो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर मतलब पावर बर्बाद कराना। तो पावर, तो क्या कभी कैपेसिटर पावर बर्बाद करता है, नहीं करता है, इसलिए क्यों, क्योंकि इसका पावर फैक्टर 0 होता है। ठीक, बात समझ आ गई। आते हैं क्वेश्चन पर हम 17 की तरफ बढ़ते हैं, और 17 में आते हैं तो क्वेश्चन नंबर हमसे कहता है 17 में कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, है ना, इसमें से कौन सी एक लाइट की प्रॉपर्टी नहीं है, 17 में कह रहा है कौन सी एक लाइट की प्रॉपर्टी नहीं है। इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, सही है। इट हैज ए फाइनाइट स्पीड, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, फाइनाइट स्पीड है। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी को ट्रांसफर करता है दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, ये भी बात सही है, क्योंकि सनलाइट आती है तो उसमें क्या आ रहा है, एनर्जी आ रहा है, बात सही है। इट रिक्वायर्स ए मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन, नहीं ये गलत है, क्योंकि लाइट वैक्यूम में ट्रैवल कर सकता है ना, तो लाइट अगर वैक्यूम में ट्रैवल कर गया मतलब उसको क्या चाहिए, कोई मीडियम नहीं चाहिए ना, कोई माध्यम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए ना।
तो क्या हमसे पूछा था कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी है ना, इट रिक्वायर्स ए मेटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, ये गलत ऑप्शन है। ठीक, आते क्वेश्चन नंबर 18, कहता लाइट ईयर यूनिट है ना, ये क्लास 11 का टॉपिक है। कहता लाइट ईयर किसका यूनिट होता है, याद रखना डिस्टेंस का, है ना, एक साल में लाइट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, इसे बोलते हैं 1 लाइट ईयर। आते क्वेश्चन पर हम 19 की तरफ पढ़ते हैं, लिखता है द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ ग्लास एंड वाटर, ग्लास और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, गिवन है 3/2 एंड 4/3। तो कहता है बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कितना होगा, यानी हमसे पूछा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, है ना, ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू वाटर पूछा है, तो ऊपर ग्लास कर दिया, नीचे वाटर कर लेंगे। तो ग्लास का कितना दिया था विथ रिस्पेक्ट टू एयर, दिया था 3/2 एंड डिवाइड बाय वाटर कितना दिया था 4/3। ठीक है, ये 3 चला जाएगा ऊपर, तो क्या बन जाएगा 3 × 3 डिवाइड बाई 2 × 4, आंसर आ जाएगा 9/8। और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी। बात समझ आ गया, करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर। ठीक, आते क्वेश्चन हम 20 की तरफ, लिखता है डी ब्रोगली स्टेट्स दैट, डी ब्रोगली साहब ने क्या कहा था, है ना, हम चैप्टर का नाम पढ़ते हैं, है ना, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, डुअल मतलब दो। तो डी ब्रोगली साहब ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था ना, इन्होंने बताया था कि एक किसी भी ऑब्जेक्ट के पास कितनी होती है, दो टाइप की नेचर होती है, या लाइट के पास दो टाइप की नेचर होती है, एक लाइट एक को बोलते हैं हम लोग पार्टिकल नेचर, है ना, इस पर एक कण का, और एक बोलते हैं वेव नेचर, मतलब एक तरंग, यानी दोनों टाइप की इसके पास प्रॉपर्टी होती है। तो उन्होंने क्या बताया था, डुअल नेचर को बताया था। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए। ठीक है, 20 का हो जाएगा ए। बात करते हैं क्वेश्चन में 21, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स, है ना, आता है हमारा डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का क्वेश्चन है फिर से। ठीक है, कहता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन्स किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो किस पे डिपेंड करता था, देखो जितनी ज्यादा फोटोन के पास एनर्जी आएगी, जितना एक फोटोन आएगा उतना ज्यादा वो एनर्जी किसको देगा, इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन उतनी तेजी एनर्जी से भागेगा, है ना। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भाग क्यों रही है, बढ़े क्यों, क्योंकि जो लाइट थी उसकी फ्रीक्वेंसी हाई थी, है ना, यानी हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट आएगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। यानी किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, है ना, किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब होता है कितने फोटोन्स आ रहे हैं, है ना। अब कम शक्ति वाले जिनके पास पावर बहुत कम है और से बहुत सारे फोटोन आएंगे, क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाएंगे ना। मुझे क्या चाहिए, मुझे हाई एनर्जेटिक फोटोन्स चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक, तो किस पे डिपेंड करता है, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। आते क्वेश्चन हम 22 की तरफ, लिखता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर कंटेन इन यूरेनियम 290 238U92, क्या इसमें बताओ, इस पे कितने, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते देखो, इसी 92 को मेरे क्या पता, यही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर न्यूट्रल एटम है तब, है ना, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन और यही इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कब, सिर्फ न्यूट्रल होगा तब, न्यूट्रल मतलब जो उसमें इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की संख्या बराबर है तब। तो वैसे यहाँ पर कुछ कहा नहीं है तो हम मान सकते हैं ये न्यूट्रल ही है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन वही हो जाएंगे जो प्रोटॉन की है, दैट मीन्स की 92 हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। ठीक, आते क्वेश्चन में 23 की तरफ, लिखता है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस बाय द ऑर्डर ऑफ, है ना, डेंसिटी ऑफ ए न्यूक्लियस ऑफ द ऑर्डर ऑफ, बाय मत करना, ऑफ द ऑर्डर ऑफ, है ना। तो मैंने कहा था कि एक न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी होती है, देखो यहाँ पे फिर से प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, इनको ऐसे लिखना चाहिए था, है ना, पता नहीं क्या क्या करते थे उन्होंने, समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है इनको। देखो डेंसिटी क्या होता है ना, डेंसिटी यानी घनत्व कितना होता है, याद रखना, है ना, डेंसिटी मतलब घनत्व कितना होता है, ये होता है आपका 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, याद है, 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए इनका ऑप्शन नंबर सी, लेकिन इन्होंने सब कुछ गलत लिख दिया है ना, 1001 से लिख दिया 1017, थोड़ी होता है ऐसे। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, है ना, बस मेरा ये चीज याद रखना, 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं क्वेश्चन 24 में, लिखता है बॉन्ड इन ए सेमीकंडक्टर, देखो बड़ा बेसिक चीज है सेमीकंडक्टर का, कि हमारे पास जो बॉन्ड बने होते हैं ना, चाहे वो पी टाइप हो, एन टाइप हो, है ना, कुछ भी हो, तो कहता है उसमें जो बॉन्ड बनते हैं वो किस टाइप के बॉन्ड होते हैं, ट्राइवेलेंट, कोवलेंट, बाइवेलेंट या मोनोवेलेंट। तो इसलिए वो सारे के सारे क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं ना, क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, याद रखना। इसको क्या क्या संयोजी बंधक संयोजी बंधक बल भी शायद आपको बोलते होंगे शायद। ठीक है, तो बॉन्ड इन सेमीकंडक्टर आर कोवलेंट। ठीक, आता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल ऑफ ए सेमीकंडक्टर, ये बात कर रहा है प्योर सेमीकंडक्टर, जैसे सिलिकॉन हो गया, है ना, जर्मेनियम हो गया, तो कैसे इसके वैलेंस बैंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं,
4 होते हैं, है ना। कितने होते हैं? 4, याद रखना। वैलेंस सेल में किसका? एक सेमीकंडक्टर के। कौन सा सेमीकंडक्टर? प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा, यानी जो एक शुद्ध चालक, शुद्ध अर्धचालक होगा, उसमें के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 4 होते हैं। जैसे सिलिकॉन देख लेना, 4 होते हैं। जिर्कोनियम के भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। मतलब वैलेंस सेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 होंगे। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, डी नंबर है, डी का मतलब 4। कहता है क्वेश्चन 26, सेमीकंडक्टर ऑफ बोथ पी टाइप एंड एन टाइप आर प्रोड्यूस बाय। भाई मैंने कहा था क्या होते हैं, किस टाइप का सॉलिड होना चाहिए आपके? कोवलेंट सॉलिड होने चाहिए ना, यानी कोवलेंट, क्योंकि वहां पर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो किस टाइप का सॉलिड होने चाहिए? आपके कोवलेंट सॉलिड होने चाहिए। ठीक है, पी टाइप और एन टाइप दोनों में। ठीक है, क्वेश्चन में आता है 27, लिखता है विद फॉल इन टेम्परेचर द फॉरवर्ड एनर्जी गैप ऑफ सेमीकंडक्टर। अगर देखो एक तो पता है कि क्या होता है एक सेमीकंडक्टर में, टेम्परेचर बढ़ने पर उसकी रेजिस्टेंस घटती है ना। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस घटेगा मतलब कि फॉरवर्ड एनर्जी गैप कम हो जाएगी। कब? यानी टेम्परेचर बढ़ा तो एनर्जी गैप कम होगा, तो अगर टेम्परेचर कम होगा तो गैप बढ़ जाएगा, और ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज, है ना। अगर टेम्परेचर घट जाएगा ना तो फॉरवर्ड एनर्जी गैप बढ़ जाती है। ठीक, याद आएगा, उल्टा चलता है सीधे। ठीक है, इन ए पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर करंट कंडक्शन, कहता है कि पी टाइप के सेमीकंडक्टर में करंट किसके कारण फ्लो होता है? मेनली फोर्स के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक, आते क्वेश्चन में 29 लिखता है इन ए रिवर्स बाइसिंग, कह रहा है रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है ना। देखो यहाँ पर दोनों ऑप्शन, दो ऑप्शन है, सही होने चाहिए। ठीक है, देखो रिवर्स बैस में क्या होता है कि रिवर्स बैस में बहुत कम करंट फ्लो करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो नहीं करता है, बहुत कम करंट फ्लो करता है, वो भी मिली एम्पियर रेंज का, माइक्रो एम्पियर का। ठीक है, माइक्रो एम्पियर का करंट फ्लो करता है, तो बहुत कम है माइक्रो, तो कम होगा। लिखता है नो करंट फ्लो, ये भी गलत है, कोई करता तो है ना, माइक्रो एम्पियर का करंट फ्लो करता है लेकिन करता तो है। कहता है पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस जंक्शन इंक्रीज, हाँ इंक्रीज कर जाता है ना, क्योंकि क्या होता है, दो हमारा जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, और जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाता है, इसलिए क्या होता है, दोनों का पोटेंशियल बढ़ जाता है। रखना, रिवर्स बायसिंग में पोटेंशियल बैरियर जंक्शन का बढ़ जाता है, जबकि फॉरवर्ड में क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही है ना, पोटेंशियल बैरियर जंक्शन अक्रॉस जंक्शन इंक्रीज कर जाता है, ये ऑप्शन सही है। कहता है डिप्लीशन रीजन रेजिस्टेंस इंक्रीज, है ना, कहता है जो डिप्लीशन लेयर होगा किसका? आपका रेजिस्टेंस का, कहता है ये भी बढ़ जाता है, ये भी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आपके दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इनका कुछ मिस्टेक है, उनको कोई ऑप्शन चेंज करना चाहिए था, नहीं तो यहाँ पर क्या होना चाहिए भी, दो के दोनों ऑप्शन सही है, क्योंकि डिप्लीशन लेयर का रेजिस्टेंस बढ़ गया है, रेजिस्टेंस बढ़ गया, दैट मीन्स कि वहाँ पर पोटेंशियल बैरियर बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ गया है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सबको पता है, ऑप्शन नंबर सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये क्वेश्चन में आते हैं 31 की तरफ, लिखता है इमेफ इज मेजर्ड इन, इमेफ को हम कैसे मेजर करते हैं? इसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट। अब वोल्ट क्या होता है? जूल पर कुलम, यानी एक कुलम के चार्ज को ले जाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, उसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कहता है 1 kWh इज ए कॉमनली यूज, है ना। 1 kWh कहाँ होता है? के को हम लोग KWH लिखते हैं, है ना, इसको क्या लिखते हैं हम लोग? KWH लिखते हैं, किलोवाट आवर को। ये आपको कहाँ देखने को मिलता पता है? ये आपको देखने को मिलता है जब आपके घरों में बिजली बिल आता होगा ना, मीटर में वहां पर लिखा था, मीटर में किलोवाट आवर लिखा होता है, यूनिट। यानी क्या है? एक यूनिट है किस चीज का? कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम मेजर करते हैं किसमें? किलोवाट आवर में, यानी ये क्या है? ये एक टाइप का यूनिट है किसका? कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यहाँ से करेक्ट, है ना। इनको कुछ थोड़ा अच्छे से लिखना चाहिए था, यूनिट सिर्फ यूनिट नहीं लिखना चाहिए, है ना, लिखना चाहिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है ना, यानी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऐसे लिखना चाहिए था, तब सही होता ऑप्शन। लिखता है हाउ मेनी जूल्स आर इक्वल टू 1 kWh, 1 kWh में कितने जूल्स होते हैं? ये भी रखना 3.6 × 10⁶, है ना, इतने जूल होते हैं, है ना, इतने क्या हो जाएंगे? इतने जूल होते हैं किसमें? 1 kWh में। ठीक है, तो पहली बात ये भी याद रखना कि किलोवाट आवर किसका यूनिट होता है? एनर्जी का। ठीक है, ये भी याद रखना, भूलना मत कोई कि 1 kWh कोई पावर मत बोल देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ किलोवाट आवर है। ठीक है, इसलिए किस यूनिट होता है? ये एनर्जी का, ऊर्जा का ये यूनिट होता है। आते क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। ठीक, क्या 34 में, इफ द चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल रीजन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ठीक है, तो कहता है कि जब भी हम एक लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में किसी चार्ज को ले जाएंगे ना, हम ले जाने के यानी एक्सटर्नल एजेंट हम उठा के ले जा रहे हैं, तो क्या कह रहा है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? देखो पहली बात उससे ये कहना चाहिए था कि चार्ज कैसा है ना, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। तो मैं लेके चलता हूँ, अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, पोटेंशियल। इसी को हम कहते हैं, जो हमारी वर्क होगी वही एनर्जी स्टोर हो जाएगी किसमें? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, उन दोनों चार्ज के
सिस्टम में। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई मैंने क्या लिया, मैंने चार्ज लिया पॉजिटिव चार्ज, यानी क्यू की वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव है। कह रहा है हम कहां से कहां ले जा रहे हैं, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल ले जा रहे हैं, यानी कि आपका जो वी एफ है वो ज्यादा है और इनिशियल पोटेंशियल कम था, क्योंकि वी एफ क्या है, हाई पोटेंशियल, वी आई क्या है आपका, वी एफ हम जहां ले जा रहे हैं वो हाई पोटेंशियल रीजन पे है, और जो वी आई है वो कैसा है, वो आपका लो है। ठीक, तो यानी ये अंदर नंबर भी कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या बन जाएगा, नंबर पॉजिटिव, यानी एनर्जी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव नंबर आ रहा है मतलब बढ़ जाएगी, और ऑप्शन वन हो जाएगा ए सही, बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें याद रखना मैंने एजम्पशन ये लिया है कि मैं किस टाइप का चार्ज के लिए जा रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज, ना पॉजिटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव के लिए डिक्रीज कर जाता। ठीक है, तो अगर यहाँ कुछ नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, है ना। अब कह रहा है अगर यहाँ कुछ नहीं तो क्या कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए था, कुछ दिया नहीं है, तो देखो ऑप्शन देखो, तब ऑप्शन हो जाना चाहिए मे इंक्रीज और मे डिक्रीज, कुछ भी हो सकता है। समझ आया क्यों, क्योंकि उसने चार्ज दिया नहीं है। अगर मैंने पॉजिटिव लिया था तो कितना आया था, पॉजिटिव आया था। मैंने कहा अगर वहां नेगेटिव लेते तो क्या होता, नेगेटिव बन जाता। ठीक, तो क्या लिखेंगे, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन में डी, मे इंक्रीज और मे डिक्रीज। ये डिपेंड करता है कि जो मैं यह चार्ज ले जा रहा था वो चार्ज कहता है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होगा तो इंक्रीज चेक कर जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट यहाँ से डी। और आता है क्वेश्चन नंबर 35, लिखता है चूज द वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। स्पेस कौन है जो एक वेक्टर है ना, वेक्टर क्वांटिटी कौन है, तो फ्लक्स नहीं होता है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ई डॉट डी एस बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये भी क्या है, स्केलर है। पोटेंशियल एनर्जी भी स्केलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि ये होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई क्या होता है, ई होता है फोर्स को डिवाइड कर लेते हैं हम चार्ज से, पर यूनिट चार्ज से, तो ये कैसा एक आपका वेक्टर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी सही। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा हम इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लिखा था व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मैंने कहा था पढ़ लेना, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है ना, बेसिक बेसिक क्वेश्चन, कोई बड़ा अच्छा बात नहीं है। ठीक है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। मुझे मैंने क्या बताया था, आपको याद होगा ना, कि हम किसी भी चार्ज को इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। वाटर प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक नंबर में आने वाला क्वेश्चन है ना। तो देखो क्या, पहली बात क्या रखना कि ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के आते हैं ना, 2 मार्क्स का उन्होंने लिखा है, ये तो पहली बात यहीं पर उन्होंने गलत कर दिया है। ये क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर का होता है। ठीक है, ये तो गलत है ना, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के आते हैं। अब देखो इसे मैं कहता हूँ ना कि ये गेस पेपर जो आया है कोडरमा का, एक गलती की है, बहुत सारे में भर भर के मिस्टेक रखा हुआ है। 1 into 5 टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, यहाँ से 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, है ना। आपका जो ऑफिशियली मॉडल पेपर उसमें देख लेना। चलो बात करते हैं क्वेश्चन 4, लिखता है विद द व्हाट इज द शेप ऑफ वेव फ्रंट व्हेन लाइट इज डाइवर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट टू फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स। क्या किस टाइप का वेव फ्रंट बनेगा, तो अगर कोई देखो, अगर कोई पॉइंट सोर्स है, ऐसा पॉइंट सोर्स है, तो इसे किस टाइप का वेव फ्रंट बनेगा, स्फेरिकल। कैसा बनेगा, स्फेरिकल मतलब गोलीय बनेगा, है ना, गोल, है ना, गोलाकार बनेगा, स्फेरिकल बनेगा यानी गोलाकार बनेगा। ठीक है, याद रहेगा, गोलाकार बनेगा किससे, अगर आपका कैसा हो, एक पॉइंट सोर्स हो तब। द स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट सेटिस्फाइड द टू लाइट सोर्स टू बी कोहेरेंट, है ना। तो मैंने क्या कहा था, पहली बात तो सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, यानी उस पर एक नियत कलांतर होना चाहिए ना, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ठीक है, यानी उस पर एक नियत कलांतर होना चाहिए, है ना। ना इसको बोलते हैं सुसंगत, है ना, सुसंगत। अगर आपका अगर आपका कंडीशन फॉर सस्टेंड कोहेरेंट ना, लाइट सोर्स भी टू बी कोहेरेंट होगा, यानी वो सुसंगत होगा, तो इसके मेरे पास दो कंडीशन है, सेम एक ही आवृत्ति होनी चाहिए और नियत उनके बीच का कलांतर होना चाहिए, फेज डिफरेंस होना चाहिए। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र बोलते हैं इसको। द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट टू काइंड ऑफ चार्ज इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं पोलैरिटी, है ना। मेरे पास कितने टाइप के चार्ज होते हैं, दो टाइप के होते हैं ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं लोग, पोलैरिटी बोलते हैं, है ना। हिंदी इंग्लिश हिंदी वाले मीडियम इसको सर्च करना गूगल में, क्या लिखना पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, आई थिंक ये ध्रुवी होता है, ध्रुव। इसके दो टाइप के चार्ज, दो टाइप की चार्ज होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। डिफाइन द टर्म रेजिस्टिविटी कनेक्टिविटी, एसआई यूनिट नहीं, इसका सिर्फ एसआई यूनिट पढ़ लेना, ये आएगा। ठीक है, ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर फॉर ए टिपिकल सेमीकंडक्टर, है ना। सेमीकंडक्टर का ऐसे याद कर लेना, रेजिस्टिविटी होगा, ये टेम्परेचर होगा, इसका ग्राफ ऐसे लाई करता है, टेम्परेचर किसका, ये सेमीकंडक्टर का है, किसका, यानी एक अर्धचालक का है। ठीक है, बाकी हमसे पूछा गया कि प्रतिरोधकता और चालकता का हमसे पूछा गया है, इसको डिफाइन करने पढ़ सकते हो।
वैसे आने का चांस नहीं होता है। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। देखो अब आपके मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आने वाला है, वो तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन इन्होंने कहाँ पूछ दिया, इन्होंने पूछ दिया इसको 3 मार्क्स में, ठीक है। और सेम क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में दिया हुआ है, इसी क्वेश्चन को उन्होंने कर दिया 5 मार्क्स में। तो ये बात गलत है ना, कि जो क्वेश्चन आपके ऑफिशियल मॉडल पेपर में 5 मार्क्स में पूछा गया है, उसी क्वेश्चन को ये लोगों ने 3 मार्क्स में पूछ दिया है। तो ये बहुत गलत चीज़ है, ऐसा नहीं पूछना चाहिए कभी कभी ना, बहुत बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो मैं फिर से मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन देख लो, लेकिन क्वेश्चन कितने 5 मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का आएगा, इस पर ध्यान मत देना। ठीक है, 5 मार्क्स का आएगा तो थोड़ा सा लंबा चौड़ा लिख देंगे, दो लाइन बढ़ा देंगे, है ना। और 3 मार्क्स का आएगा तो उसके बारे में कम लिखेंगे, इन शॉर्ट में लिख लेंगे। बस यही डिफरेंस होता है 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, और फिर मैं आपको बताने वाला हूँ जल्दी कि एग्जामिनर कॉपी कैसे चेक करते हैं, है ना। और मैं प्रीवियस ईयर के मैं आपको पेपर दिखा दूंगा कि बच्चों ने कैसे आंसर लिखा था। ठीक है, आता है क्वेश्चन 10, नहीं आने वाला है। डिफाइन द कैपेसिटेंस, क्या इसको डिफाइन कर सकते हो, इसकी यूनिट लिख सकते हो। सो दैट एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ सी वी स्क्वायर, है ना। इसका प्रूफ नहीं आता है ऐसे, प्रूफ आने का चांस कम होता है। स्टेट एंड एक्सप्लेन बायर-सवर्ट लॉ, इसका बस स्टेटमेंट पढ़ लेना और इसका फॉर्मूला लिख लेना, काम बन जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। व्हाट इज गैल्वेनोमीटर, क्या होता है, हाउ इट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नहीं आता, मत पढ़ना इसको। सिर्फ क्या होता पढ़ सकते हो, कैसे ओबे करता है ये नहीं आता क्वेश्चन, बहुत बच्चों ने पढ़ा भी नहीं होगा। अच्छा क्वेश्चन क्या है, जो मेरा फेवरेट क्वेश्चन होता है वो होता है लेंज लॉ। मैंने कहा लेंज लॉ पढ़ लेना, लेंज लॉ अच्छा क्वेश्चन है। लेंज लॉ क्या है, और ये ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। इसको मैंने पूरा वन शॉट रिविजन में समझाया है, इंग्लिश हिंदी दोनों में, फिर जाके बाद देख लेना ये कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फुलफिल करता है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। बहुत सालों से क्वेश्चन नहीं आया है, 2000 ये जब मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था जैक बोर्ड में, उस साल ये क्वेश्चन आया हुआ था। व्हाट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक्सप्लेन इट्स टू एप्लीकेशन, है ना। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हेन ए लाइट गोज फ्रॉम रेयर डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यानी आपतन का कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाएगा तो उसी माध्यम में लौट जाएगा जिस माध्यम से वो आता है, यानी इट रिफ्लेक्टेड टू द सेम मीडियम फ्रॉम वेयर इट वाज कमिंग। ठीक है, इसके दो एप्लीकेशन लिखना, एक लिखना ऑप्टिकल फाइबर में यूज कर लगते हैं, ठीक है, और एक कुछ और एक लिख लेना, है ना, बहुत यूज होता है। आते 5 मार्क्स में क्वेश्चन लिखता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ ए प्रिज्म अंडर मिनिमम डेविएशन कंडीशन। देखो पता नहीं ये क्वेश्चन क्यों बार बार पूछ रहे हैं, हर मॉडल सेट में ये क्वेश्चन मेरे को देखने को मिल जाता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर आ चुका है, तो इस बार आने के चांसेस मैंने लग रहा कम है ना। आएगा तो लेंस मेकर फॉर्मूला आएगा इस बार। ठीक है, आते क्वेश्चन में 16 की तरफ लिखता है व्हाट टू एनर्जी। अब व्हाट टू क्या होता है भाई, व्हाट इज एनर्जी, है ना। एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होता है ये पूछ सकते हैं पहले आप, व्हाट टू एनर्जी, है ना। तो क्वेश्चन ही गलत दिया है। डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है, तो इसका एनर्जी बैंड डायग्राम कैसा होता है ना, इसका ऊर्जा का कैसे लेवल होता है वो अलग अलग होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है ना। एनसीईआरटी को देखना, एनसीईआरटी के सेकंड या थर्ड पेज में इसका डायग्राम दिया है तीनों का ना, वो पढ़ लेना। बाकी मेरा एक वीडियो लेक्चर होगा सेमीकंडक्टर का, मैंने अब तक वन शॉट नहीं कराया, लेकिन मेरा पहले का वीडियो बना हुआ है ना, उस पर जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, मैं इसका लिंक दे दूंगा। कहता है हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर वैरीज विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर बढ़ने के साथ, है ना, इसकी रेजिस्टेंस कैसे बढ़ती है, तो टेम्परेचर बढ़ने पर इसकी रेजिस्टेंस घट जाती है। ठीक, डिस्क्राइब विद द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग ऑफ ए मूविंग कॉइल। गैल्वेनोमीटर पढ़ सकते हो, आ सकता है, चांसेस कम है, वैसे आ सकता है क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर का क्वेश्चन है, तो आ सकता है। 18 नंबर मेरा फेमस क्वेश्चन है, मैं कहा इस बार ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, ये क्वेश्चन आने वाला है एलसीआर सर्किट का, है ना। 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स, देखो जैसा हो, ये 5 मार्क्स में आप चैप्टर से आने वाला, तो 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है इस बार। दिखता है स्टेट्स हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ वेवलेट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एस्टैब्लिश रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो दो चीज यहाँ पढ़ना है ना, तो दोनों तो एक बार में नहीं आएगा, आएगा तो कोई एक आता है। अब जो रिफ्लेक्शन था ये 2022 में आ चुका है, तो आने का चांसेस इंपॉर्टेंट ये है रिफ्लेक्शन, है ना, क्योंकि ये 2020 में आ चुका है, तो आने का चांसेस कम। ठीक है, बात समझ आ गया। तो ये मैंने पूरा डिस्कस कर दिया सेट 3 आपका जो भी ट्रेल, है ना, प्रोजेक्ट ट्रेल 2.0, है ना। 1.0 कब आया पता नहीं, ये 2.0 आ गया। और इसके जो 3 मॉडल सेट थे उनका मैंने आंसर बता दिया। कोई नया चीज़ नहीं है ना, आप जो पढ़े हो वही चीज़ है ना। तो आपको देखने को डरने की बात नहीं कि सर ये क्या पूछेगा, सर ऐसा क्वेश्चन आ गया, नहीं, ये क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, और दूसरी बात याद रखना कि जो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप पढ़ रहे हो तो ऐसा मत सोचना कि सर जो मैं आप सर एकदम एग्जैक्टली क्वेश्चन बता दूँ, नहीं, मैं टॉपिक बताऊंगा, है ना। क्योंकि एग्जामिनर तो अपने अपने मन से लैंग्वेज कुछ भी चेंज कर सकता है, तो आपको क्या करना पड़ा है, आपको बस वो टॉपिक पता होना चाहिए क्या है उसके बारे में, और आपने इसका डेफिनेशन वगैरह पढ़ा हुआ है। आपको लिखना आंसर वही है, बस पूछने का तरीका होगा, लेकिन लिखना आंसर आपको वही है जो आपने पढ़ा है ना। तो वहां जाके डरने की बात नहीं, हाथ पैर
नहीं किसी का फूलना चाहिए, कोई कोई बेहोश भी नहीं होगा इस बार, ठीक है। गर्मी बढ़ गई है लेकिन कोई बेहोश नहीं होगा, है ना, नहीं तो वहीं पर आके सबके चेहरे पे पानी मारा जाएगा। ठीक है, चलो तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग मिलते हैं होली के बाद। हम कुछ कुछ और टिप, जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स है वो बताएंगे, बाकी हम बता देंगे आपको कि टॉपर्स के कॉपी कैसे लिखते हैं। मैं आपको उनका कॉपी दिखा दूंगा। फिर मैं ये भी बताऊंगा कि आखिर एग्जामिनर कॉपी चेक कैसे करता है, कैसे बच्चों को वो ज्यादा मार्क्स देता है, कैसे बच्चों को वो खराब मार्क्स देता है, भले ही आपने अच्छा लिख के आए हो तब भी। ठीक है, चलो तब तक के लिए मिलते हैं बाद में। थैंक यू, धन्यवाद।